जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं और बैंकिंग सिस्टम की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ये पढ़ चुके थे कि विश्व की प्रथम बैंक कौन सी है। विश्व की प्रथम बैंक कौन सी थी? बैंक ऑफ वेनिस। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना होती है। भारत में बात करते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनती हैं। उसके बाद उन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को विलय किया जाता है। फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक बनती है और इंपीरियल बैंक के बाद उसी को एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर उसका नाम क्या किया जाता है? एसबीआई ना। पूर्णतया भारतीय द्वारा संचालित बैंक कौन सी थी? पूर्णतया संचालित हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ना, जिसकी स्थापना कब होती है? जिसकी स्थापना कब होती है? 1894। एक बार फिर से देखने का प्रयास करिए। 94। चलिए ठीक। उसके बाद हमने बताया था स्वदेशी बैंक। प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सी है? प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सी है? चलिए ठीक। हमने बताया था जो आरबीआई का अधिनियम है ना, कब आया था? 1934 ना। और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1935 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आगे हम लोग राइट करते हैं। और कब स्थापना हुई थी? 1935 ना। 1 अप्रैल 1935 में। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम कौन सा था? 34 का ना। अधिनियम कौन सा था? 1934 का। देखिए, जब हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़े थे तो पंचवर्षीय योजना में हम लोग ये पढ़े थे कि एक पंचवर्षीय योजना ऐसी आती है जिसमें पहली बार एक साथ भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है ना। तो पहली बार भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, कोई बता सकता है? 19 जुलाई 1969 ना। 19 जुलाई 1969। अच्छा, इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ठीक, इस समय जो पीएम है वो पीएम कौन है इस समय? देखिए 69 है ना। इस समय कौन बन जाती है? इंदिरा गांधी। कौन बनती हैं? इंदिरा गांधी। और भारतीय जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो एल.के. झा रहते हैं। कौन रहते हैं? एल.के. झा। गवर्नर कौन रहते हैं? एल.के. झा। एल.के. झा। एल.के. झा। और जो पीएम रहती हैं, पीएम कौन रहती हैं? इंदिरा गांधी। और 19 जुलाई 1969 को क्या होता है? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है ना। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, हमने बताया था इनकी जो लागत थी, इनकी जो कीमत थी, कितना थी? 50। कितना था? 50 करोड़ रुपए। अर्थात जिन बैंकों के पास 50 करोड़ की पूंजी थी या शेयर थे ना, जरूरी नहीं कि पूंजी रही हो, शेयर भी हो सकते हैं ना। शेयर समझते हो ना? शेयर और पूंजी में अंतर होता है कि नहीं होता? नगद जो होता है वो अलग होता है, बाकी पूंजी उसको भी कहा जाएगा ना। तो 50 करोड़ के जिसके पास सहभागिता थी उनको क्या किया गया? 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया जाता है। उस समय भारतीय जो गवर्नर थे वो कौन थे? एल.के. झा। और जो हमारे देश की प्रधानमंत्री वो कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे हम बात करते हैं। एक बार फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है? 5 की 6। कब? 1976 में। एक बार देखो फिर से, 1976 में। कब हुआ था? 1980 में। 1980 में क्या होता है? 6 बड़े बैंकों का क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक ना। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और जब यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो यहाँ पर इनकी जो पूंजी है ना, पूंजी कितनी रही है? 200 करोड़ ना। अर्थात जिन बैंकों के पास जिन बैंकों के पास 200 करोड़ की पूंजी है, 200 करोड़ की पूंजी है, उन्हें क्या कर दिया जाएगा?
राष्ट्रीय कार्ड उनका कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रीय कार्ड। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, यहां पर कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर कौन रहेगा? आईजी पटेल। गवर्नर कौन रहेगा? आईजी पटेल। हो गया, इतनी बात समझ में आई। गवर्नर कौन रहेगा? आईजी पटेल। गवर्नर कौन रहेगा? आईजी पटेल ना। इतनी बात समझ में आई। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पंचवर्षीय योजनाओं में। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूला करें सभी लोग। तो कितनी बैंकों का राष्ट्रीय कार्ड कर दिया गया? 20 ना। कितने को हो गया? 20 का। ठीक। देखिए 14 सितंबर 1933 को क्या होता है? कब की बात हम कर रहे हैं? 14 सितंबर 1933 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया जाता है। तो सार्वजनिक बैंक कितनी बची अभी तक? अभी तक जब हम लोग जितनी पढ़ चुके हैं उसमें कितनी बची? 20। समझ में? 14 ये हुई, 6 हुई, 20 हुई। 1933 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया जाता है। तो 20 में एक का विलय हो गया तो कितनी बची? 19। कितनी बची? अभी तक की बात हम कर रहे हैं। अभी तक का मतलब जहां तक हम पढ़ चुके हैं ना, नहीं वर्तमान समझो। ठीक हो गया। ठीक, मिटाया जाए इसको, मिटाया जाए, मिटाया जाए। ठीक। अच्छा बताइए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई। कहां पर है? मुंबई। ठीक। सार्वजनिक बैंकों में सरकार की शेयरधारिता कितनी रहती है? जो सरकार की शेयरधारिता कितनी रहती है? सरकार की शेयरधारिता, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो सभी लोग कि नहीं समझते? नहीं समझते। ठीक। जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे गांव में कोई एक भंडारा हो रहा ना, तो उसमें क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, शेयरधारिता, अर्थात जैसे कोई बैंक है तो उसमें सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? क्योंकि यहां पर किया गया है तो यहां पर जो बैंकें हैं उनकी एक अनुमानित राशि रखी गई थी ना। तो जैसे तुम्हारे पास, तुमने कोई एक अपनी दुकान, जैसे स्कूल है, स्कूल भी सरकारी होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ फायदा उस मालिक को भी तो होगा। जैसे आप एक कोई कंपनी चला रहे हैं, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट से अगर लिमिटेड हो रही है तो कुछ ना कुछ आपको भी फायदा होगा, तभी तो। नहीं, कौन उसको सरकारी कराना चाहेगा? तो सरकार की शेयरधारिता कितनी होती बता सकते हो? देखिए सर्वाधिक जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। सर्वाधिक किस बैंक में सरकार की शेयरधारिता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, लगभग 85%। लगभग कितनी है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगभग कितने परसेंट है? 85%। कितने परसेंट है? 85%। और अगर वही बात करते हैं न्यूनतम, तो इलाहाबाद बैंक। न्यूनतम किसमें है? इलाहाबाद बैंक में। किसमें है? इलाहाबाद बैंक में कितना है? लगभग 52%। हालांकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद नहीं। इतनी बात समझ में? मिटाया जाए। ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहां था? कोई बता सकता है? हेडक्वार्टर मतलब किसका? अब जाहिर सी बात, आदमी का हेडक्वार्टर तो रहता नहीं ना, आदमी के ठिकाना रहा थे ना। जैसे कहीं कहां क्वार्टर रहा थे, हेड क्वार्टर का हम बात नहीं कर रहे हैं ना। अब जैसे मान लियो तुम कहा हो जुएड़ी हो, तुम तासे ख्यालत हो गर्मी में, अम्मा को पता 4 दिन गई हुए मिली तो कहीं हुए वो मरत हुई, हुए मरत हुई। सीधी बात, हिंदी है तो हिंदी संस्कृति सभ्यता का हमको लोगों का संजो के रखा है ना। ठीक। अच्छा ये बताइए, जब इसका 1935 में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में अधिनियम 1934 का था, तो इसकी भी तो कोई राशि रही होगी। जैसे मान लीजिए आप दुकान का उद्घाटन करते हैं तो कुछ ना कुछ दवा तो उसमें रखना होगा। जैसे आप मेडिकल का उद्घाटन कर रहे हैं तो 2, 4, 6 दवा तो रखना होगा ना। तो कितना था इसकी राशि? 500 ना। 5 करोड़ था सर, 500 नहीं। कितना था?
5 करोड़। कितना था? 5 करोड़। अच्छा ये बताइए, जो 5 करोड़ था ना, वो कितने पूंजी में विभक्त था? ठीक, देखिए हम बता रहे हैं 100 में विभाजित था। अब बताइए 5 करोड़ रुपए में अगर 100 के नोट हैं तो कितनी नोटें होंगी? देखो हमारे पास तो वैसी कोई राशि आई ही नहीं। 1 लाख। 1 लाख का 500 से गुणा करो तो कितना आ जाएगी? 10 लाख। 10 लाख जो 100 रुपए में विभाजित थी। 50,000। 50 लाख। कितना होना चाहिए? सही है। जो किस में विभक्त था? मतलब 100 की मुद्राएं थी, 100 के नोट थे, और वो किसमें, कितने उसमें विभक्त थे? 5 लाख में। कितने में विभक्त थे? 5 लाख में। देखो हम लोग 100,000 तक का जान ही थे, नहीं फिर हम कल जीरो गिने पड़ा था। तो मैथ वाले हो तो समझ जाओ, नहीं फिर एक बार देख लो, गलत हो सका था मुझसे। ठीक हो गया बात? सही है। ठीक, ये बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ? देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मुख्यालय कहाँ था? हम क्या क्वेश्चन पूछे हैं? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, ये अलग चीज हुआ। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ये अलग चीज हुआ। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? कहाँ था? कोई बता सकता है? कहाँ था? देखिए स्थापना इसकी कब होती है? 1935 ना। तो 1937 तक, कब तक? 1937 तक जो इसका मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, और 1937 से आज तक, अब तक ना कहाँ है? मुंबई में। तो इसका जो पहले हेडक्वार्टर था ना, हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय ना, इसका जो मुख्यालय था 1937 तक, कब तक? 1937 तक कहाँ था? कलकत्ता ना, जिसको कोलकाता कहा जाता ना। और अब वर्तमान में ना, वर्तमान कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। इतनी बात समझ में आई? तो दोनों में अंतर है ना। जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका मुख्यालय कहां था? कलकत्ता में। लेकिन वर्तमान में कहां पर इसका मुख्यालय है? मुंबई। कहां है? मुंबई। ठीक, देखिए आगे हम बात करते हैं। जाहिर सी बात है, इसके पहले कई बैंकें भारत में बन चुकी हैं, लेकिन क्या होता था, कभी कभी वो भगोड़ा साबित हो जाती थी, कभी कभी वो दिवालिया हो जाती थी। तुम लोगों ने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, बैंकरप्ट ना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ ना। देखिए जब हम कक्षा 12 तक पढ़ित रहे, 11-12 तक, और जब हम कंपटीशन को शुरुआत करें ना, तो दिवालिया का मतलब हम पागल समझित रहे ना। नहीं, पहले ऐसा हम समझते थे कि पागल दिवालिया वही के सिनोनिम्स ही ना। हाँ, तो हम ये सोचें कि वो पागल या दिवालिया ना हो का मतलब वो एक ही चीज। जब आगे गहनता से उसका विश्लेषण किया गया तो हम सोचें कि शायद हम ही गलत, हमें लगा कि शायद हम ही पागल ना। तो दिवालिया अलग होता है। दिवालिया का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है, और पागल का मतलब सब लोग समझ सकते हो ना। अगर आप लोगों को ऐसा कहेंगे तो बुरा लगेगा। हमने सुना कि जिसको जो जो रहता है उसको कहो तो बुरा लगता है, इसलिए हम नहीं कहना चाहेंगे। इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? हाँ, शायद 25वें है ना। 25वें शक्तिकांत दास ना। शशिकांत या शक्तिकांत में एक नाम वहां रहेगा। हमने बताया शक्ति या शशि में एक रहेगा। इधर हम लिखे दे रहे हैं, जो जो का इच्छा हुआ लिख लो ना। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? कहीं कहीं शशिकांत लिखा रहता है, कुछ बुकों में शक्तिकांत दास लिखा रहता है, ये मैटर नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? देखिए इसके पहले गवर्नर कौन थे? जॉन मेथाई। भाई साहब आप चले गए हो संविधान में ना। कहां जा रहे हो? संविधान में जा रहे हो, मंत्रिमंडल की तरफ जा रहे हो ना। हम कहां पर आ रहे हैं? हम दूसरे ट्रैक में ना। इसके जो पहले थे ये कौन से हैं? वर्तमान है। ये कौन है? वर्तमान अध्यक्ष गवर्नर है ना। अर्थात आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय?
शक्तिकांत दास किस नंबर के हैं? 25वें। देखिए जो फर्स्ट थे, जो पहले थे ना, सर ऑसबर्न स्मिथ थे, क्योंकि अंग्रेज है ना इस समय। 1935 में क्या भारत देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, भारत देश आजाद हुआ? नहीं हुआ ना। सर ऑसबर्न स्मिथ। सर ऑसबर्न स्मिथ कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। ये 1935 से 1937 तक थे। कब तक थे? 1935 से 1937 तक। अवधि नहीं पूछी जाएगी। दूसरे कौन थे और तीसरे कौन थे? देखिए दूसरा नहीं पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा, वर्तमान पूछा जा सकता है, तीसरा पूछा जा सकता है, दूसरा नहीं पूछा जाएगा। तो हम तीसरे की बात करते हैं, दूसरा तुम लोग बताओ तीसरे कौन थे? सर सीडी देशमुख ना। देखिए ये प्रथम भारतीय गवर्नर है ना। ये कौन से हैं? प्रथम भारतीय गवर्नर। तो इसके नीचे एक पॉइंट लिख लेना कि प्रथम भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। कौन से थे? सर सीडी देशमुख थे। प्रथम गवर्नर भारतीय की बात हम करते हैं तो कौन था? सर सीडी देशमुख। ठीक। तो ये कब से कब तक थे? 1943 से 1949 तक। 1943 से 1949 तक की अवधि में कौन थे? देखिए एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारत के विभाजन के समय, भारत के विभाजन के समय भारतीय रिजर्व बैंक का अध्यक्ष कौन था? सर सीडी देशमुख। चूंकि भारत देश का विभाजन कब होता? 1947 ना। तो 1947 में होता, तो उस समय गवर्नर कौन है? सर सीडी देशमुख। एक और व्यक्ति होते हैं जहां पर रहते हैं सर जेम्स टेलर। ये फिलहाल पूछा नहीं गया अभी तक, सर जेम्स टेलर। और ये कब से कब तक रहेंगे? इनकी अवधि हमने कितनी बताई थी? नहीं बताया? अच्छा 1935 से 37 तक। 37 ये 37 तक है। 35 में स्थापना होती, 37 तक है। ये 37 से कब तक रहेंगे? 43 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 43 से तक। और 43 से 49 तक कौन थे? सर सीडी देशमुख। पहले मुख्यालय कहां था? कलकत्ता में। उसके बाद मुख्यालय कहां हो जाता है? मुंबई में हो जाता। ठीक। देखिए इसकी जो स्थापना हुई है आरबीआई एक्ट 1934, और जो इस्टेब्लिश होता है, जब इसका गठन होता है कब? हाँ 1 अप्रैल 1935। इसका अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। इसका अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब होगा? कब होगा? इसका जो राष्ट्रीयकरण है ना, इसका जो राष्ट्रीयकरण किसका? आरबीआई का। ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं डाटा किसका पढ़ रहे हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक और आरआरबी है ना, रीजनल रूरल बैंक। देखिए जो इसका राष्ट्रीयकरण होता है, राष्ट्रीयकरण कब होता है? डेट भी पूछी जाती है। 1 जुलाई, 1 जनवरी, 1 जनवरी। कोई खास घटना 1 जुलाई को घटित हुई? ठीक। इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है, राष्ट्रीयकरण कब होता है इसका? 1 जनवरी 1949 ना। कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। देखिए आगे जानते हो क्या होगा? तुमसे पूछा जाएगा आज कौन सा दिन है। वीडियो में तुम ऐसे देखते हैं आज कौन सा दिन है, फिर पूछा जाएगा कल तुम कहां गए थे। ऐसी कई घटनाएं पूछी जाएंगे, सारे का जवाब आप देते जाओगे। और उसका बर्थडे अगर नहीं पता रहेगा तो भाई साहब, तो इसलिए कोई एक डेट याद मत रखो। तो इसकी जो राष्ट्रीयकरण होता है वो कब होता है? 1 जनवरी 1949 ईस्वी के। इसके जो पहले अध्यक्ष रहते हैं सर ऑसबर्न स्मिथ रहते हैं, दूसरे जेम्स टेलर हैं, तीसरे जो है प्रथम, देखिए क्रम से तीसरे हैं, और प्रथम भारतीय सर सीडी देशमुख हैं, और वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। देखिए इसमें 4 उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर भी रहते हैं ना। हमने क्या बताया? 4 डिप्टी गवर्नर भी रहते हैं। तो इसका डाटा थोड़ा करंट में देख लेना, क्योंकि जो हम लिखे हैं शायद उसमें कुछ 1-2 चेंजेस हुए हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये पॉइंट राइट करके इसको करंट से देख लेना ना। लिख लीजिए कि एक गवर्नर के साथ साथ 4 उप गवर्नर भी रहते हैं। तो इसको देख लेना एक बार कौन कौन है।
महेश कुमार थे, एमडी पात्रा थे, ऐसे 3-4 लोग थे, लेकिन शायद 1-2 लोग इसमें चेंजेस हुए हैं संभवतः। हो गया, यहां तक हुआ। देखिए आरबीआई क्या है, सभी बैंकों का बैंक है, बैंकों का दादा कह सकते हो ना। इसमें किसी भी व्यक्ति का, आप चाहे जितने बड़े उद्योगपति हो या फिर आप चाहे जितने बड़े रोडपति हो, आपका खाता इसमें नहीं खुल सकता ना। ये जितनी भी बैंकें हैं उन सभी को अपने नियंत्रण में रखकर उनको चलाती है। बात समझ में आई? तो यहां तक हो गया सभी लोगों का। देखिए इतना डाटा एक बार जरूर याद करना। हमने क्या बताया, अधिनियम 1934 का है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ना। बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष सर ऑसबर्न स्मिथ थे, 1935 से 37 तक। 1937 से 43 तक जेम्स टेलर थे और 43 से 49 तक सर सीडी देशमुख थे। क्रम के अनुसार तीसरे लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख हैं। वर्तमान की बात करते हैं 25वें नंबर के, और उनका नाम क्या है, सचकांत दास है। क्या नाम है, सचकांत दास। हमने बताया एक गवर्नर के साथ साथ इनके मतलब भारतीय रिजर्व बैंक में 4 उप गवर्नर भी रहते हैं। इनको थोड़ा करंट में देख लेना ना। आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो मतलब जब स्थापना हुई थी तो 5 करोड़ की लागत इसकी थी। कितनी थी, 5 करोड़ की, और जो 100 के रुपए में 5 लाख शेयर धारता में विभाजित थी ना। आगे बात करते हैं जब ये स्थापना कब होती है इसकी, 35 में। तो 1935 से 37 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था, और 1937 से अब तक इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में। इतनी बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। देखिए आरबीआई 2 अधिनियमों से सभी बैंकों को चलाती है। आरबीआई 2 अधिनियमों से सभी बैंकों को चलाती है। दो अधिनियमों से सभी बैंकों को चलाती है। जैसे मान लीजिए कि अब तुम गांव में हो तो तुमको कोई डांट सकता है, नहीं डांट सकता। तुम्हारे मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, यही तो मना कर सकते हैं। हाँ, यही तो मना कर सकते हैं। अब तुम सड़क सड़क जा रहे हो, तुमको कोई डांट देगा, डांट देगा, नहीं डांट सकता। अरे गलत करियो तो डांट सकत है। वो घर वाले कबो कबो का हुआ अपन मूड कम करे, शांत करे के लिए डांट दे, होता है ऐसा ना। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आरबीआई ना। ठीक, हमने क्या बताया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये 2 अधिनियमों से सभी बैंकों को संचालित करती ना। पहला कौन सा है, लिखे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, बैंकिंग विनियमन 1949। क्या है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम। ये पूछा गया है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम। आदि का मतलब समझते हो ना, अधिनियम 1949। ये 2 ऐसे रूल रेगुलेशन हैं, ये 2 ऐसे एक्ट हैं जिनके तहत आरबीआई सभी बैंकों पर अपना नियंत्रण रखती है। क्या करती है, सभी बैंकों पर अपना नियंत्रण रखती है। अच्छा, जो बैंक है ना, बैंक शायद क्या करती है, ये बैंक क्या करती है, सभी बैंकों का बैंक है, ये पैसा भी छापेगी ना अपने नियंत्रण में। हालांकि ये छापती नहीं, छपवाती है ना। देखिए तुम लोगों को पता होगा कि जो तीसरी बार मुद्रा बंद हुई थी, विमुद्रीकरण जो हुआ था, कब हुआ था, 2016। कब हुआ था, 2016 को ना। तो उसमें जब 500 रुपए और 1000 के नोट बंद होते हैं तो उसके बाद क्या होता है। अच्छा, एक चुटकुला तुम लोग पढ़े हुई हो कि सोने के जो कुदाड़ी हुआ था वो काहे लिए हुआ थी, सोने की जो कुदाड़ी, कुदाड़ी समझत ना, कुलाड़ी नहीं, वो जैसे ग्वाड़ा जात, कुदाल, कुदाल ही बोल रहे हैं। इसलिए होती, अगर वही के तुम सोने कुदाली बनवाओ तो वैसे तुम आलू गाड़े जाओ तो अच्छा लगी,
तो जैसे मान लो पेन है, पेन लिखे वाला है, अगर नाक मुंह कान में लगाओ तो अच्छा लगी नहीं? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगी ना? ठीक ठीक, आगे हम बात करते हैं ना। ठीक, देखिए तो हुआ क्या था, जब 500 और 1000 की जब मुद्राएं बंद की गई थी ना, उसको अवैध जब किया गया था, तो ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था सरल रूप से चलती रहे, तो एक बड़ी मुद्रा मार्केट में लाना पड़ा। और वो बड़ी मुद्रा कौन सी थी? 2000 ना। जब 500 और 1000 के जब नोट बंद किए गए थे, तो ये पेपर जो छपते हैं, जो कागज बनता है ना, होशंगाबाद में छपता बनता है। ये जो मिल है कहां पर है? होशंगाबाद। जो आपके नोट है, नोट का जो कागज बनता है, ये किस मिल में बनता है? नोट और जो तुम्हारे उसको क्या कहते हैं, अरे वो क्या होता है, स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर होते हैं ना। हाँ ठीक, वो कहां बनते हैं? होशंगाबाद में। होशंगाबाद ने सीधे मना कर दिया था। क्या मना कर दिया था? कि मैं इतने क्योंकि जो कागज बनता है किससे बनता है? कागज किससे बनता है? पेड़ों से ना, पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों की लुगदी से ना। और पेपर कई तरीके के होते हैं, पेपर कई तरीके के होते हैं। नहीं नहीं, वो हम लोग समझते हैं गांव देहात वाले। जैसे पुरुष 3-4 कलर समझा थे, पुरुष 3-4 कलर का अंतर बता सका, तो महिला कम से कम 40 कलर का अंतर बता सकती। वो महिलाएं कपड़ा का कलर कबो नहीं भूल सकती, जिससे उनकी बराबर नहीं, वो 1 साल पहले जिस फंक्शन में कौन सा पहने थे वो याद रहेगा, ऐसा हमने सुना। ठीक, तो होशंगाबाद ने सीधे मना कर दिया। और होशंगाबाद ने जब मना किया ना, तो सरकार ने ये विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए कि ये जो मुद्रा है ये तरल रूप से चलती रहे। तो इसलिए अधिकतम मूल्य की मुद्रा कुछ समय के लिए चलाई गई। हालांकि 2000 रुपए की मुद्रा इसीलिए चलाई गई क्योंकि बाजार की जो व्यवस्था है वो तरल रूप से चलती रहे, इसीलिए 2000 रुपए की मुद्रा लाई गई और इसका क्या किया गया? खत्म किया गया, बंद किया गया। बात समझ में आई? होशंगाबाद में। कहां पर? होशंगाबाद में। तो इसका यहां तक राइट हो चुका। ठीक, अब हम बात करते हैं आरबीआई के कार्य क्या हैं। आरबीआई के कार्य क्या हैं? क्या काम है? देखिए, सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। किसके रूप में कार्य करती है? बैंकर, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है ना। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करती है ना। विदेशी मुद्रा भंडार का क्या करती है? संरक्षण करती है ना। तीसरा क्या है? भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करती है ना। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करती। आगे हम बात करते हैं, अगला क्या है काम इसका? अगला कार्य क्या है? बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है ना। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? बैंकों का पप्पा कह सकते हैं इसको। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। और क्या करती है? नोट निर्गमन करती है। निर्गमन होता ना, किसमें मात्रा लगेगी? राखी, ग में लगेगी, माँ में नहीं लगेगी? नहीं, ठीक सर, नोट निर्गमन करना ना। अच्छा, बचपन में कितने लोग ये समझे हैं कि जब मम्मी पापा डांट दें तो कितने लोग समझते थे कि हम जाएंगे और बड़े आदमी बनेंगे और कहीं जाएं एक नोट छापने वाली मशीन मिल जाए या बना लें? नहीं, हम तो सोचित रहा है, लड़कियां सोचती हैं तो हम लड़की आए हैं, हम सोचित रहे थे। देखिए, नोट छापकर क्या गरीबी को दूर किया जा सकता है? नहीं दूर किया जा सकता। क्यों? मैंने कहा कि क्या नोट को छापकर? नहीं, नहीं, क्यों? उसके पास नोट हो जाए तो मर जाइए। हाँ, अगर मान लीजिए कि सबके पास
पैसा ज्यादा हो गया ना, तो कोई डॉक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। कोई मास्टर बनेगा, कोई बैंक में रहेगा, हाँ कोई खेत जोतने आएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या तुम लोग पैसा खाओगे? भाव खा सकते हो, पैसा नहीं खा सकते। मौद्रिक नीति का संचालन करना, और इसका कार्य क्या है? मौद्रिक नीति का संचालन करना, मौद्रिक नीति का संचालन करना। और एक लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था की साख नियंत्रण करना। अर्थव्यवस्था की साख नियंत्रण करना। राइट करिए, राइट कर लीजिए। ये क्या है? कार्य। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य हैं या कौन सा नहीं है ना। बस थोड़ी देर और क्लास चलेगी। कुछ लोगों के माइंड में वो हुई कि समय होगा। हो गया? यहां तक हो गया? ठीक। लिखिए, वर्तमान में आरबीआई निम्न श्रेणी के नोट जारी करता है। वर्तमान में आरबीआई निम्न श्रेणी के नोट जारी करता है। वर्तमान की बात हो रही। हालांकि 2000 की तो बंद हो गई ना। ₹5। अरे भैया, आरबीआई जो है वित्त मंत्रालय द्वारा ₹1 की नोट छपती है। हालांकि ₹2 की छपती, लेकिन वर्तमान में ₹2 का जो चलन में है तो, लेकिन अभी मुद्रण उसका नहीं हो रहा। हर वर्ष तो मुद्रण होता नहीं। देखिए, जितनी कम लागत मूल्य की नोट बनेगी सरकार को उतना ज्यादा खर्च आता है। जितना अधिकतम मूल्य की रहेगी उतना सरकार का खर्च कम होता है। बात समझ में? तो इसीलिए नोट बड़ी चलाकर अर्थव्यवस्था को बराबर तरल रखा जाता है ना। छोटी अर्थव्यवस्था, वो जो छोटी नोटें होती हैं वो किसी न किसी, जैसे एक ऐतिहासिक, जैसे अब आज है तो हो सकता है आज कोई सिक्का बन जाए ना, या फिर हो सकता है कोई डाक टिकट जारी हो जाए। बात समझ में? क्योंकि आज जो भी वर्ष की वर्षगांठ है, जब से मनाया जाता है, जो इस्टेब्लिश हुआ, तो ऐसे जारी किए जाते हैं। लेकिन हो सकता है वो चलन में हो या ना हो। जैसे 150 का सिक्का ऐसा नहीं बनता, ₹75 का सिक्का ऐसा नहीं बनता, लेकिन वो चलन में नहीं रहते हैं ना। बनते हैं लेकिन चलन में नहीं रहते हैं। ठीक। देखिए, ₹5 की जो नोट है, इसमें किसका किसका मतलब क्या अंकित रहता है? किसका चित्र अंकित रहता है? ट्रैक्टर। कौन सा? किसान वाला। पुरान। ठीक, ट्रैक्टर क्या रहता है? ट्रैक्टर। ₹10 में क्या रहता है? नई वाली नोटों की हम बात कर रहे हैं, पुरानी वाली नहीं। जो नई ₹10 की नोट है। सूर्य मंदिर कोणार्क ना, क्या रहता है? सूर्य मंदिर कोणार्क। ₹20 में क्या रहता है? एलोरा, अजंता एलोरा सुने हो ना? अजंता, हाँ, एलोरा गुफाएं। ₹50 के नोट में क्या रहता है? हम्पी, हाँ। ₹50 में हम्पी। ₹100 में, हाँ, रानी की वाव। वाव। ₹200 में सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। ₹500 में लाल किला। और 200 में, हाँ सॉरी, 2000 में मंगलयान ना। ₹5 में ट्रैक्टर का चित्र अंकित है। ₹10 में सूर्य मंदिर कोणार्क।
20 रुपए में एलोरा गुफाएं, 50 रुपए में हम्पी का चित्र है, 100 रुपए में रानी की वाव है, 200 रुपए में सांची का स्तूप है, 500 रुपए में लाल किला का चित्र अंकित है और 2000 रुपए की जो नोट चलती थी उसमें मंगलयान का चित्र अंकित रहता था। कि है? दो चीजें और लिख लेते हैं, 2 मिनट की क्लास और है। ठीक, देखिए जो सिक्का होते हैं ना, सिक्का जिसको अंग्रेजी में शायद कॉइन कहते हैं, ठीक, तो ये कहाँ छपता है? कॉइन्स, हाँ जाहिर सी बात, कहाँ अरे उनको टकसाल कहते हैं ना। ठीक, समझ गए तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आशय क्या, तात्पर्य क्या है। तो राइट करिए, सिक्के ढालने की टकसाल। सिक्के कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं? अब जैसे तुम्हारे लोगन के यहाँ ईटा, मैं तुम्हारे लोगन के यहाँ ईटा बना, अब तो मशीन से ईटा बने लाग, तो में सिक्कों को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सिक्का जात है मशीन और श्रमिक लेके जैसी भी बुलडोजर हुआ खोद लिया, ऐसा नहीं बनाते ना। नहीं सोचो कि नहीं सब चीज है तो ये बना। कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये 4 जगह सिक्के ढाले जाते हैं ना, सिक्के ढाले जाते हैं। नोट यहां नहीं बनती ना, नोट नहीं बनती। ठीक, अच्छा बताइए पदक कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं? पदक मिलते हैं ना, अरे जितने भी पदक होते हैं मुंबई और कोलकाता में, एरो बना के लिख लेना, यहां पर पदक भी ढाले जाते हैं। मुंबई और कोलकाता में सिक्कों के अलावा क्या किए जाते हैं? पदक भी डाले जाते हैं। ढाले जाने का मतलब बनाए जाते हैं ना। ठीक, आगे बात करते हैं नोट निर्गमन के कारखाने, अर्थात नोट जो है वो कहां कहां बनाई जाती हैं, कहां कहां बनाई जाती हैं। चलिए ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन, स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी रहती है और हॉट स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी रहती? फिगर देख रहे थे भी कुछ लोग। एक स्टार में, स्टार सब लोग समझते हैं ना, जो बनाया जाता है, हम बना नहीं पाते, नहीं बना के दिखाते हैं, 5। हाँ, और एक होता हॉट स्टार, बहुत पूछे जाते हैं। देखिए एक तो नासिक में, यहां नोट छपते हैं, कहां पर? नासिक में, और नासिक है कहां पर? मुंबई में ना, महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक, और हम बात करते हैं देवास। देवास कहां है? एमपी। होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद कहां है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मैसूर, मैसूर कहां है? कर्नाटक ना। और एक है सालबनी, सालबनी कहां है? पश्चिम बंगाल। यहीं पर एक पॉइंट हम लिखे ले रहे हैं, तुम लोग लिख देना आगे। सुनिए, नोट कहां कहां पर बनते हैं? नोट जो बनाने के 4-5 कारखाने हैं। नासिक, नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र। देवास कहां पर है? मध्य प्रदेश। होशंगाबाद में, होशंगाबाद कहां पर है? मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं मैसूर, कर्नाटक, और सालबनी, पश्चिम बंगाल। सुनिए, जो नोट होती ना, जो नोट में जो कागज बनता है उसका कारखाना कहां लगा है? तो जो नोट बनाने का जो कागज है उसका कारखाना कहां है? होशंगाबाद में। तो अगला पॉइंट राइट कर लेना, होशंगाबाद में कागज बनते हैं। कौन से कागज? नोट के ना। और जो नोट में मुद्रण रहता, स्याही रहती ना, स्याही कहां पर बनती है? देवास में। स्याही कहां बनती है? देवास में।
समझ में बात आई? तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पांच जगह नोट छापे जाते हैं, नासिक में, देवास में, होशंगाबाद, मैसूर और सालबनी। और जो स्याही बनती है ना, स्याही, जो नोट छापने की स्याही है वो कहाँ? देवास में। और जो कागज है वो कहाँ? होशंगाबाद। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।